A very good afternoon to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. So अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. And now today we are going to discuss a new topic, that is bronchitis. So this word bronchitis means, if we break it, तो ब्रोंकाई अलग हो जाएगा एंड आइटिस अलग हो जाएगा. सो दिस वर्ड ब्रोंकाई मीन्स ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाइज. हम जानते हैं कि लंग्स में हमारे पास ब्रोंकाइज होते हैं. अगर हम देखना चाहते हैं तो ये हो गया हमारे ब्रोंकाइज, ये जो हो गया पोर्शन ये ब्रोंकाइज हो गया, ठीक है. और ज्यादा फर्दर डिवाइड हो गया अगर ब्रोंकाइज, तो हमारा किस में डिवाइड हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स में. तो यहाँ पे आइटिस मींस इन्फेक्शन. तो यहाँ पे इन्फेक्शन कहाँ पे हो रहा है? ब्रोंकाइज के अंदर हो रहा है, ठीक है. सो लेट्स सी हाउ इट इज हैपनिंग एंड हाउ वी कैन मैनेज इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द लंग्स. सो इन एनाटॉमी ऑफ द लंग्स, तो ब्रोंकाइटिस हमारा आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंडर में. इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या है एनाटॉमी. फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. सो lungs are directly connected with the pipeline structure that is known as bronchioles, ठीक है, bronchis. So ये हमारा जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से डायरेक्ट ट्रैकिया हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एक पार्ट हो गया ये वाला और दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइज बोलते हैं, ठीक है. तो ये जो हमारे ब्रॉड पोर्शन दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं, ब्रॉड पाइप्स हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइज, ठीक है. देन ये लास्ट में फर्दर डिवाइड हो गए बहुत सारे ब्रांचेस में, दैट ऑल आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स. बट हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रोंकाइटिस. तो इन्फेक्शन कहाँ पे होगा? इन पाइप्स के अंदर इन्फेक्शन होगा. ओके, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. ब्रोंकाइटिस है क्या? इन्फ्लेमेशन है, सिंपल सी चीज है. इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है, ठीक है. इन्फ्लेमेशन हो कहाँ पे रहा है? हो रहा है हमारी जो ब्रोंकाइज है उनकी एज एरिया में, ठीक है, उनकी एकदम किनारे वाली एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है. तो इसलिए उन्हें हमने क्या बोल दिया है? लाइनिंग ऑफ दी ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है. जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उनकी जो एज एरिया है, जो लाइनिंग है, वहां पे इन्फेक्शन हो रहा है. इस वाली इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो चुका है. इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ठीक है. O2 एंड CO2 का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ट्रांसफर कराते हैं. कहाँ तक? लंग्स तक. लंग्स से जाता है एल्वोलाइज में और एल्वोलाइज उनको एक्सचेंज कर देती हैं. सो अगर ये ट्यूब नैरो हो जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन हुआ और ट्यूब्स हमारी नैरो हो गई, तो सिंपल सी चीज है कि O2 भी बाहर नहीं जा पाएगा एंड ऑक्सीजन भी प्रॉपरली अंदर नहीं आ पाएगा. तब क्या होगे? हमें साइनस सिम्टम्स आएंगे, हमें कफिंग होगी, हमें डिस्निया होगा, चेस्ट पेन होगा, ये सारी चीजें अकर्स हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे नैरो हो गया था, तो नैरो होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. नैरो होने के साथ साथ जब हम उसे ट्रीट नहीं कर पाए तो म्यूकस प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है, सिक्रीशंस होने लगे, फ्लूइड उसमें फॉर्मेशन होने लगा. फ्लूइड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हो गया और ब्रोंकाइटिस हो गया. ब्रोंकियल के पूरे ब्रोंकियल्स में इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन. सो डेफिनेशन भी सेम ही है ऑलमोस्ट, कि ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है. इन्फ्लेमेशन के साथ साथ, अब सिंपल सी चीजें हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी क्या है. इन्फ्लेमेशन के साथ साथ स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, रेडनेस आती है, टेंडरनेस आता है, ये सारी चीजें साथ ही आती है इन्फ्लेमेशन के साथ. तो ये सब कुछ हो रहा है जिसकी वजह से हमारा पैसेज ब्लॉक हो रहा है. कौन सा पैसेज ब्लॉक हो रहा है? वो पैसेज जो हमारे नोज और लंग्स के बीच में है, मींस ट्रैकिया के बाद वाला जो हमारा पैसेज है, जिसको हमने बोल दिया ब्रोंकाइज, वो हमारा ब्लॉक हो रहा है. सो पर्टिकुलर एरिया अगर हम देखें तो ब्रोंकाइज की लाइनिंग हमारी सबसे पहले इन्फेक्टेड होती है, ओके, इन्फ्लेमेट होती है. और किसकी वजह से हो रहा है? मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है. उसमें वायरसेस भी आ सकते हैं, बैक्टीरियाज भी आ सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्यूब को इरिटेट
कर रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स पे। तो हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो हम सब जानते हैं कि एक्यूट जो होता है वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है, माइल्ड मॉडरेट के बीच का एक प्रोसेस है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूअस, और अगर वो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होगा तो वो क्रोनिक में चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज है कि एक्यूट शॉर्ट पीरियड का होगा, ठीक है, एंड इन्फेक्शन वायरस बैक्टीरिया इन सारी चीजों की वजह से हो रहा होगा। ड्यूरेशन इसका कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों तक के लिए होगा, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। ओके, अगर ये ठीक नहीं होता है देन हमारी आती है कौन सी कंडीशन, क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? सो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कंटिन्यूअस इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेप्लिकेशन बढ़ रहा है। तो हर एक चीज जब इंक्रीज हो रही है तो डिजीज का ड्यूरेशन भी इंक्रीज होगा। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ या 1 साल तक ये कंटिन्यूअस रह सकता है। सॉरी, कुछ रॉन्ग हो गया मुझसे। इन्होंने बताया हुआ है कि ये डिजीज कब तक रहेगी, मोस्ट ऑफ द डेज ऑफ द 3 मंथ, मतलब हर ईयर के, जैसे 2 साल का इसका कंप्लीट ड्यूरेशन कितना है, ये 2 साल तक क्रोनिक कंडीशन हमारी रह सकती है। ठीक है, इन 2 सालों में 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, पर्टिकुलर ईयर में 3 मंथ के लिए सिम्टम आएंगे या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उन 3 मंथ में मोस्ट ऑफ द डेज में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समझ आया? अगर कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बताती हूँ क्रोनिक वाला। क्रोनिक में इन्होंने बताया है कि जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन इनका कंप्लीट इनका ड्यूरेशन है 2 साल का। 2 साल के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी। 2 साल में हर साल में 3 महीने तक, मतलब हर साल में कितने 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में से 12 मंथ में से 3 मंथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, ठीक है। उन 3 मंथ में बहुत सारे मोस्ट ऑफ द डेज हमारे ऐसे जाएंगे कि जिसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो दोनों साल के 12 मंथ हो गए, ठीक है। 12 मंथ का आप समझ लीजिए 3 मंथ हमारे ऐसे जाएंगे जो कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्मोकर्स। मैंने आपको निमोनिया वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि स्मोकिंग की वजह से स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर। तो लंग कैंसर भी अगर होगा तो इन्फेक्शन ऑब्वियसली होगा, एंड इन्फेक्शन होगा तो वो हर लंग के पार्ट्स में अकर्स करेगा, एंड अकर्स करेगा तो हमें कोई भी कंडीशन आ सकती है, इधर इट इज निमोनिया और ब्रोंकाइटिस और वॉट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पीपल विद द एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ सेकेंड हैंड स्मोकर्स वो होते हैं जो कि स्मोक को अंदर इंसर्ट ना करके बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते होंगे कि स्मोकिंग 2 तरह से की जाती है। एक जो उसका स्मोक होता है वो इंसर्ट कर लिया जाता है अंदर, देन उसको बाद में बाहर निकालते हैं। दूसरे स्मोकर्स वो होते हैं जो उसको इंसर्ट नहीं करते हैं और उसको डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं स्मोक को, ठीक है। तो जो बाहर निकाल देते हैं, तो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट होके प्रॉब्लम उन लोगों के लिए क्रिएट हो रही है जो उनके आस पास रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने स्मोकिंग की, मैं उसके साइड में हूं, उसने तो अपना स्मोक बाहर निकाल दिया पर वो स्मोक की स्मेल मैंने इनहेल कर ली। तो प्रोन किसको है, बहुत ज्यादा रिस्क किसको है, जो कि इनहेल कर रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं वो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है। सिंपल सी चीज है, अगर इम्यूनिटी वीक है तो आपको कोई भी तरह का इन्फेक्शन इजिली कॉज कर सकता है। सो आई डोंट थिंक कि देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। आप सब समझ सकते हो कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। देन
एल्डरली एंड इन्फेंट, तो हम सब जानते हैं कि एज फैक्टर के साथ साथ हमारे बॉडी का सिस्टम वीक होता जाता है। तो बॉडी का सिस्टम जब वीक हो जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम भी वीक होता चला जा रहा होगा। तो इम्यून सिस्टम वीक होगा तो सेम लिंक हो गया इम्यून सिस्टम से, कि वीक इन इम्यून सिस्टम की वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी इन्फेक्शन जल्दी लग रहा है। बेबी बहुत सेंसिटिव होते हैं बेबीज, सो इनकी भी इम्यून पावर थोड़ी सी लो होती है, सेंसिटिव होती है, सो इनको भी मोर चांसेस हैं इन्फेक्शन कॉज होने के। देन और बेबी में ये भी होता है कि हाइपोथर्मिया होने के पूरे चांसेस होते हैं कि अगर आपने बेबी को प्रॉपरली कवर नहीं कर रखा हुआ है तो उनकी हीट क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी और उनको बहुत जल्दी ठंड लग सकती है और वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट कर सकती है, लंग्स को, क्योंकि वो ब्रीथ किससे कर रहे हैं, लंग्स से वो प्रॉपर अपनी एयरवे से कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट है लंग्स से। देन GERD, that is gastroesophageal reflux disease। सो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का मतलब ये होता है, गैस्ट्रो जो वर्ड है वो डायरेक्टली लिंक होता है हमारे स्टमक से, एब्डोमेन से, ठीक है। तो गैस्ट्रो मीन्स होता है एब्डोमेन का कंटेंट, स्टमक के अंदर जो हमने खा लिया है, जो भी लिक्विड फॉर्म में या कुछ भी कंटेंट हमारे अंदर है वो। इसोफेगस होता है हमारा, इसोफेगस हम सब जानते हैं कि हमारे जो इसोफेगस होता है वो फूड पाइप हम उसे कहते हैं, ठीक है। उससे हर तरह का फूड अंदर जाता है, वाटर अंदर जाता है। तो मैंने इमेज नहीं डाली है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से पाइप कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक अदर पाइप हमारा कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं इसोफेगस। तो ये विंड पाइप हो गया और ये वाला पीछे वाला फूड पाइप हो गया। तो फूड पाइप में जो हमारा जितना भी कंटेंट जाता है, अगर GERD है, दैट इज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, तो इसमें हो क्या रहा है, जितना भी हमने खाया है, जितना भी हमारे एब्डोमेन में कंटेंट है वो रिफ्लेक्स हो जाएगा और रिफ्लेक्स होके बाहर आएगा, ठीक है। तो बाहर आने की वजह से क्या होगा कि वो हमारे विंड पाइप में भी जा सकता है, और वो विंड पाइप में जाएगा तो मैं आपको निमोनिया में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो लंग्स में जाके लंग्स का कंजेशन, लंग्स को कंजेस्टेड कर देगा और हमें कफिंग होने लगेगी और इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। देन पीपल हु आर एक्सपोज टू द एयर पॉल्यूशन, तो सिंपल सी चीज है, वैसे भी हम जो भी इनहेल कर रहे हैं एयर, दैट इज नॉट प्योर। तो अगर हम बहुत ज्यादा प्रोन करते हैं या बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन के एरिया में रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, चाहे वो कॉटन की इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑयल की इंडस्ट्री हो, चाहे वो फ्यूल की इंडस्ट्री हो, अगर हम उससे ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो हम ज्यादा पॉल्यूशन लेंगे, और ज्यादा पॉल्यूशन लेंगे तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसर्ट होंगे, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसर्ट होंगे तो हमारे जो हमारा वे है, पाथवे है, उसके साथ साथ हमारे लंग्स भी अफेक्टेड होंगे। देन नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। देन पैथोफिजियोलॉजी में स्मोकिंग है या कोई भी चीज है उसको हम कॉजेटिव एजेंट मानेंगे, ठीक है। कॉजेस की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो जा रहा है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगर इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल हुआ तो इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर हमने उसको फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो इंक्रीज कर जाएगा और म्यूकस प्रोडक्शन होने लगेगा। म्यूकस प्रोडक्शन होने लगेगा तो म्यूकस कहाँ पे स्टक हो जाएगा, हमारे ब्रोंकियल वॉल में स्टक हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, जो हमारे ब्रोंकाइज है उनके लाइनिंग में, उनके एज एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है। तो जो हमारे ब्रोंकियल वॉल है, ठीक है, वही तो हो गई लाइनिंग। लाइनिंग में क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होने लगेगा। म्यूकस प्रोडक्शन जैसे जैसे ओल्ड होता जाएगा वैसे वैसे वो थिक होता जाएगा, जैसे जैसे वो थिक होता जाएगा वैसे वैसे हमारा एयरवे ब्लॉक होता जाएगा। जैसे ही हमारा एयरवे ब्लॉक होगा तो हमारे एल्वोलाइज पे, हमारे कंप्लीट लंग्स में अफेक्ट होगा और हमें ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है एंड एम्फाइसीमा भी हो सकता है। एम्फाइसीमा मीन्स होता है डैमेज ऑफ द एयर सैक्स, ठीक है, जो हमारे एल्वोलाइज है उनका डैमेज हो जाना, उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा, ठीक। तो अब सिंपल सी चीजें मैं बता रही हूँ ना आपको कि जितना भी एडजेसेंट एरिया है वो भी अफेक्टेड हो रहा है, तो एल्वोलाइज भी अफेक्टेड हो रहे हैं, जिसको हमने एम्फाइसीमा बोल दिया, एंड ब्रोंकाइटिस के पूरे चांसेस हो जाएंगे।
देन नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पे। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिंपल सी चीज़ है, कफिंग होगी क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हो चुका है, फीवर आएगा क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत इंक्रीज हो गए हैं जिसकी वजह से फीवर आएगा। पेन होगा, पेन क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी हम इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं कि जब हम स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे तो हमें पेन फील होगा चेस्ट एरिया में मेनली। देन रनिंग नोज होगी, रनी नोज होगी, वॉमिटिंग फील होगी क्योंकि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज हो सकता है कि उसका कुछ इफेक्ट हो इस वजह से। देन डायरिया हो सकता है, डायरिया इसलिए हो सकता है क्योंकि हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो वीक हो रहे हैं, हो सकता है कि प्रॉपरली फंक्शन ना हो पा रहा हो, इस वजह से डायरिया हो सकता है। और जो वायरसेस है मे बी वो हमारे बाउल एरिया को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से हमें डायरिया भी हो सकता है। देन कोल्ड एंड फ्लू होने के पूरे चांसेस होंगे क्योंकि हम प्रॉपर इन्फेक्शन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कंटिन्यूअस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेप्लिकेशन इंक्रीज हो रहा है। येलो एंड ग्रीन म्यूकस निकलेगा, तो येलो और ग्रीन म्यूकस का एक साइन एंड सिम्टम है कि इन्फेक्शन की इंक्रीज हो चुका है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक कह सकते हैं साइन है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। देन क्रोनिक साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं। इससे पहले वाले हमने एक्यूट ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स देखे थे, अब हम क्रोनिक के सिम्टम्स देखेंगे। तो कफिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, स्पेशली मॉर्निंग में कफिंग हो जाएगी बहुत ज्यादा इंक्रीज। क्यों? क्योंकि पूरी नाइट में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो जो म्यूकस होता है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाता है हमारे कहाँ, लंग्स के एरिया में, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। जब हम वेकअप करते हैं, उठते हैं, तो हम सडन ब्रीथ नहीं कर पाते हैं और हमें कफिंग होने लगती है। डैम वेदर का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल वेदर की, जो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है या इंटरनल वेदर है वो कैसा होगा, हमें थोड़ा सा क्लैमी सा दिखेगा, कोल्ड सा, क्लैमी सा, हमें थोड़ी ठंड लगेगी, अनकंफर्टेबल फील होगा, एयर अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, तो ये सारी फैन अच्छे नहीं लगेंगे, फैन चलाने का मन नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। वीजिंग होगा, वीजिंग मीन्स क्या होता है कि जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम पे एक वीजिंग सी वॉइस आती है, ठीक है, दैट इज नोन एज वीजिंग। तो वीजिंग क्यों होगी? क्योंकि कफ का एक्यूमुलेशन हो गया है अंदर, ओके, जिसकी वजह से जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो कफ के एक्यूमुलेशन की वजह से एक आवाज आ रही है ब्रीथ करने की, दैट इज नोन एज वीजिंग। चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा बिकॉज हमें थोड़ा हैवीनेस फील होगा, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा बिकॉज क्योंकि हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। कफ जो है वो लार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो गई है, क्रोनिक कंडीशन हो गई है, विद द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ डिस्निया होगा ही होगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कलेक्ट अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे। सो हिस्ट्री कलेक्शन में हम पूछ सकते हैं कि स्मोकिंग किस बेसिस पे वो करते हैं, कितनी ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्रोनिक एक्यूट कंडीशन हम पता कर सकते हैं कि इससे पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है उनको और ठीक हुआ है या रिकरेंट कंडीशन आई है इससे पहले, ये सारी चीजें हम पता करेंगे। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री भी हम पता कर सकते हैं कि वो ऑक्यूपेशन उनका क्या है, किस एरिया में वो रेजिडेंस कर रहे हैं, किस एरिया में वो रह रहे हैं, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं हम। देन फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या पता करेंगे, परसिस्टेंट कफिंग उनको कितनी हो रही है, वाइटल साइंस पता करेंगे, टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीजें हम पता कर सकते हैं। पेन लेवल हम उन्हें देख सकते हैं, उनका पेन लेवल विद द हेल्प ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड वर्बल कंसर्न। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे। सो चेस्ट एक्सरे में हम क्या पता कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे में हमें क्लियर विजुअलाइजेशन होगा किसका, क्लाउडी पोर्शन का, ठीक है, क्लाउडी एरिया, जहां जहां मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि जहां जहां पर क्लाउडी एरिया आपको एक्सरे में दिखेगा वो एरिया इन्फेक्शन से फुल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लाउडी एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं, तो मे बी कौन से लंग में इन्फेक्शन है, लेफ्ट लंग में इन्फेक्शन हो गया है। देन स्प्यूटम कल्चर करा लेंगे। स्प्यूटम कल्चर से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस का पता चल जाएगा कि स्प्यूटम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं या नहीं है।
देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कराएंगे। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो लंग की कैपेसिटी है, कितना वो ब्रीथ करने में हेल्पफुल है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। इसके बेसिस पे हम स्पायरोमीटर का यूज कर सकते हैं। ये है हमारा स्पायरोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर एक तरह का कह सकते हैं कि हम इसको एज अ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन भी यूज कर सकते हैं एंड एज अ मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप इस जीआईएफ में देख रहे होंगे कि ब्रीथ करने पे ये 3 बॉल्स जो है वो ऊपर जा रही हैं और ब्रीथ आउट करने पे ये नीचे फॉल हो जा रही हैं। सो इससे हम क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर हमारे लंग्स में कोई भी अफेक्शन नहीं है, हम नॉर्मल हैं, तो हम जब ब्रीथ करेंगे तो नॉर्मली ये तीनों बॉल्स साथ ही में ऊपर आ जाएंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनको ऊपर आने में। और अगर मेरी ब्रीदिंग कैपेसिटी लो है तो मैं इन बॉल्स को ऊपर नहीं ला पाऊंगी। मैं ब्रीथ इतना फास्ट में या इतने प्रेशर से मैं ब्रीथ नहीं कर पाऊंगी, नॉर्मल प्रेशर से मैं ब्रीथ नहीं कर पाऊंगी जिससे कि ये बॉल्स ऊपर आए। ठीक है, सो अब ये तो हो गया आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बेसिस पे। मैनेजमेंट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, इस ब्रीदिंग, ये क्या है, एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। जब ये बॉल्स ऊपर आती हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं 1 2 3 काउंट करने के लिए, 1 2 3 ऐसे काउंट करने के लिए, उसके बाद एक्सहेल करने के लिए बोलते हैं। तो जैसे ही एक्सहेल करेगा बॉल्स नीचे चली जाएंगे। तो ये हो गई एक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ओके, एबीजी दैट इज आर्टीरियल ब्लड गैस। तो आर्टरीज का हम प्रेशर और अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों पता कर लेते हैं एबीजी से, जिससे हमें पता चल जाए कि नेचर, बॉडी का नेचर कैसा हो रहा है। एसिडोसिस तो नहीं हो रहा है ना, एल्कलोसिस, एसिडोसिस, हर तरह का नेचर हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर एल्कलोसिस हो जाएगा तो इट इज डेंजरस फॉर अवर हेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। सो मैनेजमेंट में सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि एयर पोल्यूशन को अवॉइड करना है। तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इट इज वेरी लाइक डेंजरस। केमिकल फैक्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है या उसके पास रह रहा है, उसके पास भी रह रहा है, फ्यूल फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, वॉट एवर इट इज, दीज ऑल आर सो डेंजरस फॉर द लंग्स। ठीक है, स्मोकिंग सिसेशन में स्टॉप कर देना है, स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलना है। एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, लेकिन हम एक्यूट कंडीशन में एंटीबायोटिक्स मोस्टली अवॉइड करते हैं, हम नेबुलाइजेशन वगैरह से काम चला लेते हैं। क्रोनिक कंडीशन में हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे एग्यूमेंटिन वगैरह हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसको हम रिड्यूस कर सके। देन ब्रोंकोडाइलेटर्स हम यूज करते हैं ब्रोंकियल्स को डायलेट करने के लिए। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ ब्रोंकोडाइलेटर्स के बारे में। सो हम साल्बिटोमॉल वगैरह इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारे ब्रोंकियल्स डायलेट हो जाए और हमारी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी है वो मेंटेन हो जाए एंड अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। एडिकेट हाइड्रेशन, हमें ज्यादा से ज्यादा लिक्विड यानी वाटर इनटेक करना है। एटलीस्ट 3 लीटर पर डे हम इनटेक कर सकते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, अपने स्प्यूटम को क्या करना है, थिन करना है, क्योंकि वो थिक है और थिक होने की वजह से, कफिंग की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा है बाय नोज और बाय माउथ वट एवर। ठीक है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो उसको थिन करेंगे अगर, तो वो इजिली बाहर आ जाएगा। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी से भी सेम चीज होती है, मोबिलाइज होता है हमारा सिक्रेशन, जो जहां पर स्टे करा हुआ है वहां से निकल जाता है, उखड़ जाता है, मोबिलाइज हो जाता है, और जब हम कफिंग करते हैं तो वो बाहर आ जाता है। अल्ट्रासोनिक एंड मैकेनिकल नेबुलाइजेशन, तो न्यूबलाइजेशन हम बूटाकार्ट से करा सकते हैं, बूटिकार्ट से करा सकते हैं। सेम फंक्शन इसका भी है कि हमारे सिक्रीशन को लूज करता है, और जैसे जैसे हमारा सिक्रीशन लूज होता जाएगा वैसे वैसे हम हमारा जो कफिंग है वो बाहर आती जाए, कफिंग के थ्रू वो बाहर आता जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि इसका एक और फंक्शन है कि ये स्वेलिंग को प्रिवेंट करता है और इन्फेक्शन को, इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है। कहाँ से? लंग्स से। लंग्स में जितनी भी इन्फेक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इसको भी रिड्यूस करने के लिए बूटिकार्ट हमारा बेनिफिशियल है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं डायरेटिक्स दे सकते हैं हम। डायरेटिक्स में हम मोस्ट ऑफ द डायरेटिक्स में लैसिक्स प्रीफर करते हैं, जिसे फ्यूसामाइड भी बोलते हैं। तो लैसिक्स का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो यूरिन आउटपुट को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लंग्स पढ़ रहे हैं, तो यूरिन आउटपुट से हमें क्या मतलब बनता है? तो यूरिन आउटपुट से हमें मतलब ये बनता है कि
ये है नेफ्रॉन हमारा, ठीक है। किडनी के अंदर हम किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही सारा फिल्ट्रेशन करता है, उसके बाद यूरिन बनाता है और यूरिन आउट हो जाता है, ठीक है। हम सब इतना जानते हैं, तो बेसिक है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको सिंपली एक चीज बताती हूँ कि जब हमारा मैं आपको बता रही थी ना कि जो हमारे लंग्स होते हैं, ठीक, लंग्स की जो साइड वाली लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग होती है, जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। प्लूरा के बीच में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? फ्लूइड फिल हो जाता है। दो प्लूरा होती है, एक इनर वाली और एक आउटर वाली। दोनों के बीच में जो होता है वो क्या हो जाता है? एक्सेसिव, बहुत ज्यादा फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ठीक है। तो वो फ्लूइड में बहुत सारा सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, नाइट्रेट्स वगैरह, हार्मोन्स वगैरह, गैसेस वगैरह होती हैं। इन सब चीजों से हमारा एक्यूमुलेशन, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, किसमें? दोनों प्लूरा के बीच में। अब हमें इस एक्यूमुलेशन को कम करना है। तो एक्यूमुलेशन कम कैसे होगा? जब वो बाहर निकलेगा। बाहर कैसे निकलेगा? जब हमारी यूरिन बनेगा, ठीक है। तो यूरिन जो होता है वो अननेसेसरी लिक्विड को बाहर निकालता है। हम सब जानते हैं यूरिन किससे बनता है? अननेसेसरी लिक्विड, जो कि हमारी बॉडी को नीड नहीं है। वो सारे लिक्विड्स मिलते हैं और यूरिन बनाते हैं, यूरिन का कंटेंट बनाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। अब इसीलिए यहाँ पे किडनी का फंक्शन आ गया है। तो किडनी क्या करती है? जब वो देखती है कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया है, ठीक है, तो हम लैसिक्स प्रोवाइड करते हैं। लैसिक्स, मैंने बोला ना कि डायरेटिक्स में लैसिक्स प्रोवाइड करते हैं। लैसिक्स क्या करता है कि जो ट्यूब है, ये ट्यूब है हमारे लूप ऑफ हेनली, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ये ट्यूब क्या करते हैं? ये ट्यूब यूरिन को पास करने में हेल्प करते हैं। इन ट्यूब का साइज बढ़ा देता है कौन? लैसिक्स, ठीक है। लैसिक्स ने क्या किया? इन ट्यूब का साइज बढ़ा दिया। अब आप, सिंपल सी चीज है, अगर ट्यूब का साइज बढ़ा देंगे तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड बाहर जाएगा। ट्यूब, अगर पाइप छोटा होगा, पतला होगा, तो कम पानी बाहर आएगा, है ना। जब हम पेड़ों में पानी डालते हैं, हम सब जानते हैं, कम आएगा। और अगर जो बड़ा वाला पाइप होता है, मोटा वाला, जब हमें बहुत ज्यादा पानी, ज्यादा लार्ज एरिया में डालना होता है, तो हम बड़ा वाला पाइप यूज करते हैं। सेम चीज, जब हमें ज्यादा फ्लूइड को बाहर निकालना है, तो हमने क्या किया? पाइप को इंक्रीज कर दिया, साइज को इंक्रीज कर दिया। साइज कैसे इंक्रीज किया? लैसिक्स देखिए इंक्रीज किया। लैसिक्स ने जब इनका साइज इंक्रीज किया, तो इस फ्लूइड को किडनी ने ज्यादा से ज्यादा कैरी किया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कैरी करके किस में पहुंचाया? लूप ऑफ हेनले, इस पाइप में पहुंचाया। अब इस पाइप का साइज बहुत ज्यादा है, तो इसने ज्यादा से ज्यादा उसको बाहर निकाला और लास्ट में क्या किया? उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। देन ऑक्सीजन टू ट्रीट हाइपोक्सिया। ओके, ऑक्सीजन टू ट्रीट हाइपोक्सिया, तो हम सिंपल सी चीज है, ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया है हमारी बॉडी में, तो हमें आर्टिफिशियली ऑक्सीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। तो कॉम्प्लिकेशंस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हो रहे हैं जो कि बाद में बहुत सीवियर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अस्थमा। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा में हमारा होता क्या है एग्जैक्टली? हमारी जो एयर पैसेज है वो इतनी नैरो हो जाती है कि नैरो होते होते उनके अंदर ऑक्सीजन की इतनी रिडक्शन हो जाती है, इतना कम ऑक्सीजन फैलता है कि क्या होता है कि स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेल हो जाता है पूरा पार्ट। तो स्वेल होने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे अस्थमा हो जा रहा है, हम बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं कर पा रहे, उसे हमने अस्थमा बोल दिया। देन ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस क्या है? इसमें होता क्या है? परमानेंट एनलार्जमेंट हो जाता है एयरवे का। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो अभी हम नैरो होने की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे मैम बता रही है कि एनलार्जमेंट हो जाता है। तो एनलार्जमेंट क्यों हो जाता है? एक्चुअली जब बहुत ज्यादा कफिंग होती है एंड बहुत ही ज्यादा वो सीवियर कंडीशन में आ जाता है, तो हमारी कंटिन्यूअस कफिंग की वजह से, हमारी कंटिन्यूअस सीवियर कंडीशन की वजह से क्या होता है कि स्क्रैचेस पड़ जाते हैं इंटरनली, एयरवे में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन ने क्या किया? आप कफ भी कर रहे हो, इन्फेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ गए, ठीक है। अब जब स्क्रैचेस पड़ गए तो वहां पे गड्ढे हो जाएंगे, थोड़े बहुत ग्रूव्स बन जाएंगे। तो ग्रूव्स बनने को हमने यहाँ पे बोल दिया है परमानेंट एनलार्जमेंट, ठीक है। एनलार्जमेंट मतलब इसका बहुत ज्यादा साइज नहीं बढ़ जाता है, इसके अंदर का जो एरिया होता है वो एक्स्ट्रा डीप हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस एंड ग्रूव्स।
ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो जितना ज्यादा ग्रूव्स बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, उतना ही ज्यादा इन्फेक्शन और पस फॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छुप जाएंगे, स्टे करेंगे और अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक सीवियर कंडीशन है। ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, टीबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, डायरेक्टली इम्यून सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, और डिक्रीज इन इम्यून सिस्टम विल लीड टू द एनी टाइप ऑफ द इन्फेक्शन। हम सब जानते हैं कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, तो टीबी भी हो सकता है क्योंकि हमारे लंग्स वीक हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लंग्स के जितने भी डिजीज हैं वो इजिली कैप्चर हो जाएंगी हमारे लंग्स पे। साइनोसाइटिस हो जाएगा। क्यों साइनोसाइटिस हो जाएगा? क्योंकि साइनोसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस। पहली चीज तो मैं आपको साइनस कहाँ पे है ये दिखा दूं। फ्रंटल साइनस, ये देखिए फ्रंटल में साइनस होता क्या है? कैविटी होती है, खाली जगह होती है हमारे बोन्स के पास। क्यों होती है? जिससे कि वो अंदर के जो एयर प्रेशर है, भाई हमारे अंदर भी एयर होती है, ठीक है, उस प्रेशर को मेंटेन कर सके, और हमारे जो स्कल है, ये पूरा हम स्कल मानते हैं, स्कल बोन को क्या कर सके, उसका जो वेट है उसका रिड्यूस कर सके और मैनेज करके चले। ठीक है, मेन फंक्शन इनका साइनस का यही होता है। साइनस क्या है? हमारी खाली जगह है। ठीक है, सो यहाँ पे हो क्यों रहा है साइनोसाइटिस? क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्फेक्शन नोज के अंदर आ रहा है। तो नोज हमारी क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में हमारी नोज, माउथ, फेरिंग्स आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो वो ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया से फिर वो जाएगा हमारे किसके अंदर? माउथ के अंदर जाएगा। माउथ और नोज डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, माउथ और नोज के अंदर, दोनों के अंदर जाएगा। नोज के आसपास हमारे यहाँ पे अगर आप देखें तो नोज के आसपास हमारे सारे साइनस होते हैं, चाहे वो इथेमॉइड साइनस हो, ठीक है, चाहे वो स्पिनोइड साइनस हो, चाहे वो फ्रंटल हो, चाहे वो मैक्सिलरी साइनस हो, सब नोज के आसपास है। तो नोज से जो इन्फेक्शन जाएगा वो जाएगा हमारे साइनस के अंदर और साइनोसाइटिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। सो नर्सिंग मैनेजमेंट में देखते हैं क्या क्या करना है हमें। असेस द कंडीशन, जनरल कंडीशन पेशेंट के हमें कंटिन्यूअस असेसमेंट करते रहना है कि कहीं पेशेंट को ज्यादा अफेक्शन तो नहीं हो रहा है। असेस द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस हम असेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ रहा है। कंफर्ट पोजीशन देनी है तो हम सेमी फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सेमी फाउलर्स पोजीशन देने से क्या होगा? उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम रिड्यूस होगी। ठीक है, पोजीशन को चेंज करना है एज पर नीडेड। अगर वो थक गया है उस पोजीशन में तो उसको प्रॉपर पोजीशन देनी है, उसको कंफर्टेबल रखने के लिए, उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। पिलो का सपोर्ट हम दे सकते हैं साथ में। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस और इंक्रीज ना हो। पल्स ऑक्सीमीटर देखना है। पल्स ऑक्सीमीटर से हमें पता चल जाएगा नॉर्मल ऑक्सीजन कितना है बॉडी के अंदर। तो नॉर्मल कितना हम मानते हैं? 95 से 100% नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, अगर 90 से कम हो गया तो हम उसे लो ऑक्सीजन मानेंगे बॉडी के अंदर, और वो थोड़ी सी सीवियरिटी में भी हम काउंट करते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराएंगे, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसके बारे में। फिजियोथेरेपी क्यों कराएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे एज पर फिजिशियन ऑर्डर, जैसे जैसे डॉक्टर ऑर्डर करता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। क्यों? क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एंशियस है, डरा हुआ है। ठीक है, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है इस टाइम पे, फैमिली सपोर्ट भी नहीं है उतना ज्यादा। क्यों नहीं है? एक्चुअली फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरा मतलब वो नहीं है। मतलब ये है यहाँ पे कि डिजीज के बारे में तो हमसे ज्यादा तो फैमिली तो नहीं जानेगी ना, तो हमें दोनों को ही सपोर्ट करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट फैमिली को भी करना है एंड जो पेशेंट है उसको भी करना है, जिससे कि वो मेंटली स्टेबल रह सके और जल्दी रिकवर कर सके और स्ट्रेस से दूर रहे। और हम सब जानते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से टिश्यूज जो होते हैं हमारे वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम टेंशन लेते हैं तो हमारी एनर्जी यूज होती है, एनर्जी यूज होती है तो हमारी ऑक्सीजन की नीड होती है, क्योंकि उससे भी हमें एनर्जी मिलती है। सो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन सप्लाई वैसे भी हम दे रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है। देन नॉलेज प्रोवाइड करना है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए, क्योंकि उसको पहले से ये पेशेंट का राइट होता है कि उसको हर एक डिजीज के बारे में, जो डिजीज उसको है उसके बारे में कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो हमें एक्यूट क्रोनिक हर तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में, सिम्टम्स के बारे में उसको बताना है, जिससे कि वो सडन एंशियस ना हो, सडन डर ना जाए। देन
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन। सो जितने भी मेडिकेशन उसने प्रोवाइड कर रखी हुई है वो हमें प्रॉपरली एडमिनिस्टर करने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रोंकाइटिस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, क्लियर हो रही है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए जिससे मैं और वीडियोस बना सकूं। एंड आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा कि मैं वीडियोस बना के और सेटिस्फाइड कर सकूं हर किसी को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निमोनिया इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए। थैंक यू, बाय बाय।